हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जो आपका टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम से, जो आपकी बुक है थर्ड वाली, वो इजी एक्सप्लेनेशन में आपको मैं समझा दूंगा और फ्री नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप करके है। और अगर कोई क्वेरी आती है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया ही हुआ है। और अगर आपको हमारे वेबसाइट पे नोट्स पढ़ने हैं, क्विज वगैरह आपको खेलना है, तो आप eklavyastudypoint.com वेबसाइट को विजिट करें। तो देखो भाई, मैं आपको बताऊं, अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी बुक है। इसमें बेसिकली हम मास कम्युनिकेशन, जनसंचार के माध्यम वगैरह हम पढ़ते हैं। तो देखो होता क्या है, एक तो अखबार होती है जो हम पढ़ते हैं, रेडियो होता है जो हम सुनते हैं, टीवी होता है जो हम देखते हैं, और इंटरनेट ऐसी चीज है जिसमें आप तीनों चीजें कर सकते हो, है ना। आपको ऑनलाइन पढ़ने को भी मिल जाएगा, ऑनलाइन सुनने को भी मिल जाएगा, और ऑनलाइन आप टीवी भी देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे न्यूज वगैरह देख सकते हो। तो ये आपके 3-4 जनसंचार के माध्यम होते हैं। अखबार जो होता है वो लिखित माध्यम होता है, उसकी भाषा जो है बहुत विस्तृत होती है और वो बहुत स्थिर होता है, आप अखबार को पढ़कर समझते हो। और रेडियो जो होता है वो बहुत सरल माध्यम है, बोलचाल की भाषा होती है, उसमें बोला जाता है, केवल ध्वनि होती है, यानी कि आप उसको सुनकर समझते हो। जो रेडियो होता है उसको आप सुनते हो। टीवी क्या है, दृश्य प्लस शब्द, आपको उसमें चित्रों के साथ साथ ताजगी दिखेगी, एक चित्र के साथ साथ आपको शब्द भी दिखेंगे। और इंटरनेट जो है उसकी शैली मिश्रित है, ठीक है, उसमें आपको टेक्स्ट भी दिखेंगे, ऑडियो भी दिखेगी और वीडियो भी दिखेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हर माध्यम की अपनी एक विशेषता होती है, कुछ खासियत होती है। जैसे अखबार है, अखबार पढ़कर आप गहराई से समझ सकते हो, सोचने का समय मिलता है आपको। चित्र व लाइव अनुभव नहीं होते, आपको अखबारों में चित्र बहुत ज्यादा से चलते हुए नहीं दिखते वीडियो की तरह, जैसे टीवी में दिखते हैं। लाइव आपको कुछ नहीं मिलता, अखबार एक दिन बाद छपती है। और क्या है भाई, रेडियो क्या है, आप इसको चलते फिरते सुन सकते हो, कम समय में खबरें मिल जाती हैं। लेकिन रेडियो की एक दिक्कत है, आप इसमें कुछ देख नहीं सकते, इसमें कोई दृश्य नहीं होता। और क्या है भाई, टीवी, तो टीवी में लाइव आप देख सकते हो, आपको चित्र भी दिखते हैं, वीडियो भी दिखती है, रोमांचक लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। हमेशा आपको स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, ठीक है, टीवी के लिए। तो आगे बढ़े, अगर हम, इंटरनेट क्या है, थोड़ा इंटरेक्टिव है। इंटरनेट में जो आप यूट्यूब पे कोई न्यूज़ देख रहे हो, आप फीडबैक देख सकते हो, कमेंट बॉक्स वगैरह में जाके जानकारी बहुत मिल जाती है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब इंटरनेट में मिल जाता है। पर इंटरनेट के लिए आपके पास कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे वाईफाई हो, कुछ होना ज़रूरी है। प्रिंट माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जो प्रिंटेड फॉर्म में आता है, जिसको आप कहते हो मुद्रित माध्यम। तो इसका मतलब है प्रिंट यानी कि मुद्रित माध्यम। जनसंचार यानी कि देखो, संचार का मतलब होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, जनसंचार का मतलब होता है अपनी बात एक टाइम पे लाखों लोगों तक पहुंचाना। तो जनसंचार को आप अगर देखो तो अखबार के द्वारा, पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन्स के द्वारा, और पुस्तकें यानी कि बुक्स द्वारा ही तो आप अपने विचार पहुंचा सकते हो, अगर हम प्रिंटेड की बात करें, है ना भाई। अखबारों को करोड़ों लोग पढ़ते हैं, मैगजीन्स को करोड़ों लोग पढ़ते हैं, बुक्स को करोड़ों लोग पढ़ते हैं। इतिहास की बात करें तो जो छपाई यानी कि मुद्रण की शुरुआत है वो चाइना से हुई है। और आधुनिक छापाखाना जो मॉडर्न अगर मैं बताऊं तो वो जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, गुटेनबर्ग ने स्टार्ट किया था। छापाखाना आने से क्या प्रभाव हुआ, यूरोप में पुनर्जागरण में बड़ी भूमिका, कि जो यूरोप के लोग थे वो अपनी पुरानी पुरानी किताबें वापस से पढ़ने लगे, क्योंकि वो अब पुरानी किताबों को प्रिंट करके पूरे यूरोप में फैला दिया, तो उससे लोगों का ज्ञान वापस से रिन्यू हो गया। और भारत में पहला छापाखाना 1556 में खुला था, गोवा में। किसने खोला था, ईसाई धर्म के जो प्रचारक होते हैं, मिशनरी लोग होते हैं, उन्होंने खोला था। ये जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ ये आपके MCQ में आते हैं पेपर में, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। मुद्रित माध्यम यानी कि जो आपका प्रिंट माध्यम है उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो देखो, मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है, जो भी शब्द प्रिंट होते हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर आपने कोई बुक खरीदी है तो वो बुक के वर्ड इधर उधर नहीं हो जाएंगे, वो वहीं रहेंगे, धीरे धीरे आप पढ़ सकते हो आराम से। जैसे रेडियो तो क्या है, न्यूज आई और न्यूज निकल गई, लेकिन अखबार में ऐसा नहीं होता, बुक में ऐसा नहीं होता, आप कभी भी पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। सोचने का समय मिलता है, धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ो और गहराई से सोचो। लचीलापन होता है, किसी भी पृष्ठ या खबर से पढ़ना शुरू कर सकते हो आप, ठीक है। आपका जब मन करे पेज नंबर 20 पे आ जाओ, जब मन करे पेज नंबर 40 पे चले जाओ। और भविष्य के लिए आप सुरक्षित रख सकते हो भाई, अपनी कोई भी प्रिंटेड माध्यम में आपके पास किताब है, मैगजीन है, आप उसको सेव करके रख सकते हो। लिखित भाषा का विस्तार होता है। देखो, लिखित भाषा के सभी गुण होते हैं, जब भाषा को आप लिखते हो तो आप प्रिंटेड फॉर्म में ही वो लिखित भाषा को देख पाते हो अच्छे से। और होता क्या है कि जो लिखित में होता है उसमें बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होता है, व्याकरण, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, सही शब्द, वोकैबुलरी, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है।
और प्रकाशन के लिए प्रचलित भाषा का प्रयोग जरूरी है। जब प्रकाशन होता है, छपाई होती है, तो जो भाषा चल रही होती है समसामयिक, जो समय पर जो ट्रेंडिंग में भाषा होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो इससे लिखित भाषा का विस्तार भी होता है। और आप जो है गूढ़, गंभीर और बौद्धिक विषयों पर, कोई भी ऐसी विषय है, कोई टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा सोचने पर आपको मजबूर करे, उसको आप लिख सकते हो, ठीक है, और पढ़ सकते हो। जो रीडर होते हैं उनको पढ़ने, समझने और सोचने का समय बहुत सफिशिएंट समय मिलता है। आप आराम से देखो, आराम से पढ़ो। शर्त क्या है कि पाठक जो है, इसमें एक ही शर्त है, प्रिंट माध्यम उसी के लिए कारगर है जो बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है भाई। और ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई? बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स है। अगर कोई बुक छपी है तो उसके पीछे बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, उसकी एडिटिंग होती है, एडिटर उसको देखता है, पब्लिशर देखता है, तो बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स होता है। जो भी आप प्रिंटेड फॉर्म में देखते हो, स्थायी और संग्रह योग्य, आप इसको लाइब्रेरी वगैरह में संग्रह करके रख सकते हो। समाज में विचार, ज्ञान और जागरूकता का प्रसार होता है। जब आप पढ़ते हो प्रिंटेड फॉर्म में तो लोग जागरूक होते हैं इससे, ठीक है, और ज्ञान का प्रसार होता है। मुद्रित माध्यम की कुछ कमियां भी हैं भाई, है ना। कमियां क्या है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है, उनके लिए तो किसी काम का ही नहीं है। और जो लोग पढ़ना नहीं जानते वे इसका उपयोग नहीं कर पाते, यानी कि ये माध्यम केवल पढ़े लिखे समाज के लोगों के लिए है। तो पाठकों के अनुसार लेखन की चुनौती है इसमें। क्यों? क्योंकि लेखकों को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि पाठकों का भाषा ज्ञान कैसा है। जब भी रिटर्न में आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसके पीछे राइटर 10 बारी सोचता है कि जो पढ़ने वाला है उसका ज्ञान कितना होगा भाषा का, कैसा हार्डनेस का लेवल वो देख सकता है कि उसको समझ आ रहे हो वर्ड्स, ठीक है, शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जरूरत है मेरी बुक को पढ़ने वाले लोगों की, क्या मैं वैसी बुक बनाऊं। तो लिखते समय ये सारी चीजें लेखक को बहुत चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं। तत्कालिक समाचार नहीं आता इसमें। जो भी बुक होती है, जो मैगजीन्स होती हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो आपको एक अगले दिन की खबर देते हैं। मतलब आप अगर देखो, लाइव खबर नहीं दिखेगी जो अभी घटना हो रही है वहां पे, क्योंकि अखबार रोजाना सिर्फ एक बार ही छपता है, और जो मैगजीन्स है वो तो हफ्ता में एक बार ही छपती है, और मंथली मैगजीन तो मंथ में एक बार ही छपती है। और इसमें एक डेडलाइन होती है। हर अखबार और हर मैगजीन की एक निश्चित समय सीमा होती है, और उसके बाद आई अखबार अगले अंक तक इंतजार करती है। यानी कि एक मैगजीन होती है कि भाई मान लो जनवरी की मैगजीन है, तो वो जनवरी की 31 तारीख तक की खबरें मिलेंगी उसमें। फिर अगली फरवरी की खबरें जो होंगी वो फरवरी वाली मैगजीन में आएंगी। तो तुरंत खबरें आपको नहीं मिलेंगी, अगले अंक का, अगले एडिशन का वेट करना पड़ता है। और स्थान की सीमा होती है। जो न्यूज़पेपर होता है उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो होता क्या है, संपादक हर लेखक को निर्धारित समय सीमा देता है, शब्द सीमा देता है कि भाई 250 शब्द तक का ही लिखना, ज्यादा मत लिखना। क्यों? क्योंकि सभी खबरों और फीचर्स को जगह देनी होती है। अखबार में आप अगर कभी देखोगे बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, तो बहुत सारी खबरें होती हैं, अनलिमिटेड आप स्पेस नहीं दे सकते कि एक ही बंदे को पूरी अखबार दे दी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इससे भी क्या होता है भाई, लेखक को थोड़ा प्रेशर फील होता है कि कम टाइम में लिखना है, सॉरी, कम शब्दों में लिखना है। गलती सुधार करना बहुत मुश्किल है। अखबार और पत्रिका एक बार गलती से छप गई, गलती हो गई, तो अगले एडिशन में ही वो मैगजीन सही हो पाएगी, उस एडिशन में तो सही होगी नहीं जो लोगों ने खरीद ली है। तो इसलिए अखबारों में प्रॉपर संपादकों की टीम होती है जो व्याकरण, वर्तनी, स्पेलिंग, फैक्ट सब कुछ चेक करती है, और उसके बाद ही वो छपाई होती है उस चीज की। रेडियो के बारे में बात करूं तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसको आप सुनते हो। इसमें ध्वनि, स्वर और शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें चीजें सुनाई दे रही होती हैं, और श्रोताओं से संचालित माध्यम है, यानी कि सुनने वाले लोग ही इसको चला रहे हैं। सुविधा क्या है भाई? देखो, अखबार की बात करें तो आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो, और रेडियो की बात करूं तो सिर्फ जब उसका प्रसारण होगा किसी न्यूज़ का तभी आप सुन सकते हो। दोबारा देखने की बात करें तो आप अखबार को बार बार देख सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो, पर रेडियो में कोई समाचार सुन लिया तो पीछे लौटकर आप नहीं सुन सकते उसको। कठिन शब्दों की बात करें तो अर्थ शब्दकोश से देख सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज़पेपर में कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी डिक्शनरी में देख सकते हो। लेकिन रेडियो में इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जो खबरों की बुलेटिन होती है वो आगे बढ़ जाती है, ठीक है, वो वापस नहीं आएंगे आपके लिए। तो ये सारी बातें हैं। श्रोताओं के लिए बहुत चुनौतियां हैं। आपको बुलेटिन का वेट करना पड़ता है, न्यूज़ खबरों का समाचार क्रम से सुनना पड़ता है आपको, जैसे वो बता रहे हैं। बीच में छूट जाए तो आप वापस उसको सुन नहीं सकते, छूट गया तो फिर वो छूट ही गया। फिर क्या है, रेडियो एक लीनियर माध्यम है, यानी कि शुरुआत से अंत तक क्रमबद्ध प्रसारण होता है। इसमें एक पूरा एक टाइम टेबल फिक्स होता है, शेड्यूल होता है कि भाई ऐसे ऐसे इतने बजे ये कार्यक्रम आएगा, इतने बजे ये कार्यक्रम आएगा। कोई पीछे आप जाके सुन नहीं सकते किसी कार्यक्रम को। यदि समाचार भ्रामक या उबाऊ लगे तो आप ये काम कर सकते हो कि भाई यहां से अपना स्टेशन बदल दो, ऐसे करके, ठीक है, कोई नया चैनल लगा दो। रेडियो समाचार की अगर बात करें
तो रेडियो समाचार लेखन अखबार से अलग होता है। यानी कि रेडियो के लिए जो समाचार लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है। रेडियो समाचार में क्या है, ये एक श्रव्य माध्यम है, तो जो बोल रहा है बंदा उसकी भाषा सरल हो और स्पष्ट हो, आसानी से समझ आने वाली भाषा हो, जो भी खबर उसमें आप लिखोगे वो आसानी से समझ आ रही हो। और उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अब उल्टा पिरामिड शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ज्यादातर जो जनसंचार के माध्यम है, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे रेडियो हो, उसमें उल्टा पिरामिड शैली 90% जगहों पे यही यूज होती है। और इसमें क्या है, उल्टा पिरामिड शैली में देखो पिरामिड ऐसा होता है, उल्टा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें उल्टा पिरामिड में क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो होगी वो पहले दी जाएगी, उसके बाद घटते क्रम में जो थोड़ी कम कम महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस तरीके से एंड हो जाएगी। तो ये उल्टा पिरामिड सा बन जाएगा। तो इसको क्या है, क्लाइमेक्स को पहले ही बता दिया जाता है, अंत में नहीं बताया जाता। तो इसको हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली, और इसमें कोई निष्कर्ष नहीं होता। ठीक है, मेन खबरें पहले ही दे दी जाती हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में अगर आप देखोगे होता क्या है, सबसे पहले आपका इंट्रो होता है जिसमें सारी खबरें दे दी जाती हैं, फिर उसकी बॉडी होती है, ठीक है, जो घटना को थोड़ा और बताती है, और फिर उसका समापन होता है। कोई निष्कर्ष अलग से नहीं लिखा जाता इसमें। ठीक है, अगर जरूरत है तो ये लास्ट वाला हिस्सा हटाया भी जा सकता है, पर जो मेन इंट्रो मुखड़ा होता है उसी में ही सारी खबरों का निचोड़ होता है। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें, अगर आप रेडियो के लिए समाचार लिखते हो तो साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी आपको देनी पड़ती है। रेडियो समाचार सुनने के लिए होता है, लेकिन जो बोल रहा होता है, जो रेडियो सुना रहा है, वो तो पढ़ेगा ना उसको पहले। तो अगर कॉपी में जो आपने लिखा है, उसको स्क्रिप्ट दी है, अगर वो गंदी लैंग्वेज है, अस्पष्ट है, समझ नहीं आ रहा है, तो बोलने वाला अटक सकता है। अगर वो अटकेगा तो सुनने वाला भी अटक जाएगा, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है सुनने में। और कैसे लिखें कॉपी, अगर आपको रेडियो समाचार के लिए लिखना है तो कंप्यूटर पर टाइप करो, ट्रिपल स्पेस में खुला खुला, दोनों तरफ हाशिया छोड़ो, दोनों तरफ लाइन छोड़ के, और बीच में खुला खुला लिखो। ठीक है, एक लाइन 12 से 13 शब्द तक ही रखो। ठीक है, आप साफ सुथरा लिखो एकदम, शब्द विभाजन ना करें, यानी कि लाइन के अंत में शब्द तोड़े नहीं। ठीक है, पृष्ठ के आखिर में अधूरी लाइन ना छोड़ें। तो जब आप लिखते हो ना, तो ये सारी छोटी छोटी बुनियादी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और उच्चारण और शब्दों का ध्यान रखें, जैसे कठिन शब्द हैं और कोई एब्रीवेशंस हैं, तो ये सब आप ना लिखो। हो सके तो कठिन शब्दों को अवॉइड करो, एब्रीवेशंस को मत बोलो, मतलब वहां पे शॉर्ट फॉर्म में मत बोलो कुछ भी। ऐसे शब्द ना हो जिसमें बोलते हुए जबान लड़खड़ा जाए। अंक और संख्याएं लिखने के नियम, अगर आप रेडियो पे समाचार सुनाने वाले हो तो जो आपकी स्क्रिप्ट जो भी लिख रहा है, तो 1 से 10 तक जो शब्द होते हैं उसको आप ऐसे लिखो, 5, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से 11 से 999 तक के जो होते हैं उसको आप सीधा डिजिट्स में लिखो, जितना पॉसिबल है हो सके तो। ठीक है, बड़े अंकों को शब्दों में लिखें। ठीक है, पूर्ण रूप से, जैसे 28, यहाँ पे क्या है कि 2,83,755। ठीक है, अगर ये इस तरीके से कोई बहुत बड़ी नंबर लिखी है, ये मैं यहाँ से पढ़ के बताता हूँ, वो गलत पढ़ दिया मैंने। 28,37,550, 28,37,550। ठीक है भाई, ये कहीं एकदम करेक्ट पढ़ा है मैंने। तो अगर ये लिखना है, तो जैसे मैंने अभी गलती करी, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से गलती हुई है, यही गलती हो सकता है रेडियो वाला कर दे पढ़ते टाइम। तो आप ये बड़ा नंबर ना लिखते हुए आप एक लाइन लिख दो, 28,37,550, तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा ये इतने बड़ी डिजिट में क्या लिखा है। प्रतिशत, डॉलर, इसके संकेत में मत लिखो भाई, सीधा वहां पे लिखो प्रतिशत और डॉलर। ठीक है, खेलों का स्कोर, अगर आप कोई भी स्कोर बता रहे हो या कोई मुद्रा फीसदी का आंकड़ा, इकोनॉमिक्स का डेटा है, तो वो आप दशमलव में लिखो। ठीक है, कि औसत है 22.2 की विराट कोहली की, 55.5 की, स्कोर हुआ है 20 रन पे 0 विकेट, ये ऐसे लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों का उपयोग, ज्यादा आंकड़े मत लिखो भाई, क्योंकि रेडियो में आपको ज्यादा आंकड़े बता के कोई फायदा नहीं है, सुनने वाले को ज्यादा याद रहेगा नहीं। और आंकड़े तुलनात्मक हो, उदाहरण के लिए इस साल गेहूं का उत्पादन 86 लाख टन है, ऐसे नहीं लिखना है। आपको लिखना है पिछले साल से 7.5% बढ़कर 86 लाख टन हो गया है। तो खबर संख्या से शुरू मत करो, आप बताओ कि पिछले साल क्या था और अब क्या हो रहा है, तो ज्यादा सही रहता है। तिथि, अगर आपको डेट लिखनी है तो आप डेट कैसे लिखोगे, तो बोले जाने वाली शैली में लिखो, 15 अगस्त 1985, ये मत लिखो। ठीक है, ये गलत है। आपको अगर रेडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार करनी है न्यूज के लिए, तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेडलाइन का मतलब होता है, रेडियो में डेडलाइन अलग से नहीं होती, बल्कि समाचार के साथ ही जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि रेडियो 24/7 समाचार प्रसारित करता है, जबकि अखबार दिन में केवल एक बार छपता है। रेडियो में तो पूरा दिन समाचार चलता ही रहता है, तो ऐसा सच कोई डेडलाइन नहीं होती है। और टाइम की बात करें तो श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज का होता है। रेडियो आप जब भी सुनोगे तो वहां पे आज की बातें होंगी उसमें,
ठीक है, इसलिए समाचार शब्दों में समाचार पत्र में जो शब्द यूज होते हैं वो होता है आज, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम और आज तड़के। आज तड़के बारिश हुई, आज शाम बारिश होगी, आज दोपहर मौसम ऐसा रहेगा। तो आज में ही लिखा जाता है, कल, इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल, पिछले साल, अगले बुधवार, पिछले शुक्रवार, ये सारे शब्दों का यूज किया जाता है। ठीक है, टाइम के लिए। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है तो बिल्कुल अवॉइड करो, जहां तक जरूरी हो सके तो पूरा ही लिखो। अगर कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही फेमस शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ठीक है, ICICI बैंक, तो इसके लिए तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी मत लिखना। टेलीविजन की बात करें तो भाई टीवी आप सभी के घर में होगा, इसमें आप देख भी सकते हो, इसमें आप सुन भी सकते हो। टीवी पर विजुअल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, शब्द दृश्यों के अनुरूप होते हैं। जिस चीज की फोटो दिखाई जा रही होती है वही दृश्य आपको दिखना चाहिए टीवी पे, मतलब वही शब्द दिखना चाहिए। तो टीवी में आपको कम शब्दों में अधिक जानकारी दी जाती है। समाचार हमेशा दृश्य के साथ मेल खाता है, जो फोटो चल रही है वो साथ साथ वही टेक्स्ट लिखा होता है समाचार में। खबर कैमरे से लिए गए शॉट्स पर आधारित होनी चाहिए, जो कैमरा दिखा रहा है वैसी ही खबर हो। उदाहरण, अगर आग का दृश्य है तो पानी का जिक्र मत करो, आग का दृश्य दिख रहा है तो आग की बातें करो, रिलेवेंट बातें हों। तो अगर मैं आपको बताऊं इंट्रोडक्शन का स्टाइल, अखबार में तो बहुत विस्तृत होता है, जैसे दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में, पर टीवी में बहुत संक्षिप्त होगा। आग की ये लपटें, एक ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे हेडलाइन चला देंगे। ठीक है, दृश्य की भूमिका अखबारों में बहुत ही कम होती है, अखबार ज्यादातर शब्दों पर निर्भर करता है, पर टीवी में मुख्य भूमिका ही दृश्यों की है। जो विजुअल्स होते हैं उसी के लिए टीवी जाना जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, टीवी समाचार के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है न्यूज एंकर कैमरे के सामने मुख्य सूचना पढ़ता है। दूसरा हिस्सा है पर्दे पर खबर से संबंधित दृश्य दिखाई देते हैं और स्क्रिप्ट दृश्य के अनुसार लिखी जाती है। तो न्यूज एंकर खड़ा है कैमरे के सामने और वो खबरें पढ़ रहा है, और साथ साथ आपको पर्दे पर खबर से संबंधित दृश्य भी दिखाई जाएंगे। ठीक है, टीवी लेखन की खासियत क्या होती है? दृश्य के साथ बंधी हुई स्टोरी लाइन, जो दृश्य दिख रहे हैं, जो पिक्चर्स दिख रही हैं, स्टोरी लाइन उसी के आसपास होगी। लाइव और अपडेटेड कंटेंट होगा टीवी का, जो भी उसमें दिख रहा होता है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता है, लाइव होता है। बदलाव की प्रक्रिया निरंतर, नया फॉर्मेट और तकनीकी बदलाव लगातार आते रहते हैं। कोई कोई चैनल अभी AI एंकर भी लेकर आया था, आज तक वगैरह, तो बहुत से अपडेट हो रहे हैं आज की डेट में। टीवी खबरों के अलग अलग चरण होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज। कोई भी खबर जब टीवी पे सबसे पहले आती है तो वो आती है ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में। बड़ी खबर का सबसे पहला संकेत होता है, कम से कम शब्दों में आपको ये जानकारी दी जाती है अलर्ट करने के लिए। दूसरा चरण होता है ड्राई एंकर, यानी कि जो एंकर है वो सीधे सीधे जानकारी देता है, कहाँ क्या कब कैसे हुआ स्पष्ट बताया जाता है। दृश्य आने तक एंकर रिपोर्टर की दी जानकारी पर ही बताता है, वो रिपोर्टर से लाइन पर होता है और पूछता रहता है और आपको बताता रहता है। अभी तक कोई दृश्य उतने प्रॉपर नहीं आए हैं। फिर फोन इन, इसका मतलब है एंकर जो है वो रिपोर्टर से लाइव फोन पर बात करता है और रिपोर्टर घटनास्थल से अधिक जानकारी देता है। ये ऐसे फोन करेगा और रिपोर्टर बताएगा, जी हाँ मैं अभी इस दृश्य को आप देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आग लग रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है। एंकर विजुअल में क्या होता है, घटना के दृश्य मिलने के बाद उसके विजुअल्स के आधार पर खबर तैयार होती है। शुरुआत से पूरी सूचना दी जाती है, दृश्य दिखाए जाते हैं, स्क्रिप्ट को जोड़ जाड़ कर फिर यहाँ पे आगे बढ़ा जाता है। फिर है एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है कथन, यानी कि प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन वो दिखाया जाता है। बाइट खबर को प्रामाणिकता और विश्वसनीयता देती है, यानी कि बाइट्स ली जाती है वहां पे, कि अगर कोई वहां पे घटनास्थल पे मौजूद है चश्मदीद तो उससे पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रत्यक्षदर्शी अगर कोई है। लाइव फिर होता है लाइव टेलीकास्ट करा जाता है भाई घटनास्थल से। रिपोर्टर और कैमरामैन मिलकर क्या करते हैं, ओबी वैन से तुरंत दृश्य भेजते हैं। एक वैन होती है उसके ऊपर सैटेलाइट सी लगी होती है और वो सिग्नल भेजते हैं वहां पे, और लाइव टेलीकास्ट चलता है कोई भी न्यूज अगर आ रही होती है तो। ठीक है, फिर एंकर पैकेज, खबर को संपूर्णता से पेश करने का तरीका है। इसमें घटना के दृश्य दिखाए जाते हैं, लोगों की बाइट्स दिखाई जाती हैं, ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं, पूरा फिर एंड में पैकेज चलता है, लास्ट में पूरा कंक्लूड करके एनालाइज करके खबर को दिखाया जाता है। फिर है टीवी ध्वनियों के प्रकार। जब आप टीवी में कुछ देखते हो तो एक तो आपको स्टेटमेंट सुनाई देती है जिसको बाइट कहते हैं, घटना से जुड़े लोग उसमें कुछ बोल रहे होते हैं। सिर्फ पुष्टिकरण नहीं बल्कि खबर की संरचना का यह हिस्सा है, यानी कि कोई भी खबर अधूरी है जब तक वहां के लोगों से नहीं पूछा जा रहा कि यहाँ क्या हुआ है। और बाइट दो दृश्यों या वॉइस ओवर के बीच पुल का काम करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं भाई बाइट लेना।
तो कुछ नेचुरल साउंड भी आते हैं कभी कभी, जब आप लाइव कुछ देख रहे होते हो तो चिड़ियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, मशीनों का शोर, आंदोलन में नारे लग रहे होते हैं, अगर कोई रिपोर्टर खड़ा हुआ है वहां पे बीच मैदान में, तो इस तरीके से। टीवी खबरों में ध्वनियों का बहुत महत्व होता है। बाइट और नेट साउंड यानी कि नेचुरल साउंड से खबर में थोड़ा सा एक वो लगता है कि जीवंतता आती है, हाँ भाई रियलिस्टिक लगता है। सिर्फ बताना नहीं, दिखाना और सुनाना भी होता है। नेचुरल साइड से क्या है, खबर का मिजाज बनता है, थोड़ा मूड बनता है कि हाँ भाई नेचर की आवाज आ रही है, पीछे नारे लग रहे हैं और कुछ रैली चल रही है, ऐसा। अच्छी टीवी स्क्रिप्ट हमेशा छोटे छोटे वाक्यों वाली हो, स्पष्ट और सरल भाषा हो, ध्वनि और दृश्य का संतुलन हो, यानी कि एक बैलेंस मेंटेन करना है आपको। जो दृश्य आप दिखा रहे हो वही ध्वनि आप बोलो भी। संपादन सुगठित हो, यानी कि जब उसका संपादन होगा, एडिटिंग का काम होगा, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली की बात करें तो देखो, रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है, हम ही देखते हैं। श्रोता और दर्शक, श्रोता रेडियो का होता है, दर्शक टीवी का होता है। पढ़े लिखे से लेकर कोई अनपढ़, कोई भी हो, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक, हर कोई रेडियो और टीवी देख सुन सकता है। भाषा ऐसी हो जो सिंपल सरल हो और गरिमा बनाए रखने वाली भाषा हो, अच्छी भाषा हो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। सरल भाषा का महत्व ये होता है कि बोलचाल के अगर भाषा का यूज करोगे तो सभी से आप जुड़ पाओगे। वाक्य छोटे रखो, सीधे और स्पष्ट रखो। खबर लिखने से पहले खुद पढ़ो भाई। सोचो कि अगर आप अपने दोस्तों को बताओगे, परिवार को बताओगे, तो उनको क्या समझ में आएगा इजीली। तो बहुत जरूरी है कि खबर की भाषा सिंपल हो। भाषा की जांच कैसे करनी है आपको, समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोलकर पढ़ो, इससे पता चलेगा कि भाषा में एक वो फ्लो दिख रहा है या नहीं, एंकर के लिए इजी रहेगा या नहीं, सबको समझने में आएगा या नहीं, ये सारी बातें। आपको टीवी के लिए खबर लिखते टाइम आपको निम्नलिखित, उपरोक्त, अधो हस्ताक्षरित, क्रमांक, ये सब वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। द्वारा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे भ्रामक जानकारी फैल सकती है। उदाहरण के लिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा चोरी करते हुए, लगेगा पुलिस ही खुद चोरी कर रही है, ऐसा नहीं लिखना। आपको लिखना है पुलिस ने चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ा, ये होनी चाहिए भाषा। ये नहीं पुलिस द्वारा, फिर तो ऐसा लगेगा भाई पुलिस खुद चोरी कर रही है, ऐसा ना हो। तो तथा, अथवा, किंतु, परंतु, यद्यपि का प्रयोग ना करें और या लेकिन का प्रयोग करें। ठीक है, सिंपल भाषा हो, बिल्कुल जो समझने योग्य हो। और प्रचलित शब्दों का यूज करो, जो ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं, ट्रेंड में वर्ड है, वो यूज करो। बोलचाल की शैली अपनाओ। क्रय विक्रय, खरीद बिक्री, स्थानांतरण, तबादला, पंक्ति, कतार, पंक्ति मत बोलो, कतार बोलो। क्रय विक्रय मत बोलो, खरीद बिक्री बोलो। ठीक है, भाषा सिंपल, सरज, वो सहज और सरल होगी तो उतना सही है। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो जो थोड़ा नेचुरल लगे। ठीक है, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। तो छोटे छोटे वाक्य, एक ही वाक्य में एक बात लिखो और तारतम्य यानी कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, उच्चारण सही हो और एक फ्लो महसूस होना चाहिए। अब इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट को ऑनलाइन पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहा जाता है। जब आप ऑनलाइन खबरों को पढ़ रहे हो, नई पीढ़ी इसी पे ज़्यादातर खबरें पढ़ती है, हर घंटे आपको अपडेट मिलते हैं, इवन हर मिनट। तो भारत में कंप्यूटर साक्षरता तेजी से बढ़ रही है, इवन मोबाइल से भी लोग न्यूज़ पढ़ते हैं। इंटरनेट कनेक्शन हर साल 50 से 55% की दर से बढ़ रहा है, हर किसी के पास आज इंटरनेट है। तो इंटरनेट का फायदा, एक तो ग्लोबल न्यूज़ आपको मिल जाती है, झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक सारी खबरें आपके घर पे। दिल्ली से लेकर अमेरिका में क्या चल रहा है आपको सब कुछ इंटरनेट पे पता चल जाता है, ट्विटर वगैरह पे। इंटरेक्टिव है, दुनिया भर की चर्चाओं में आप भाग ले सकते हो, बहस में डिबेट कर सकते हो ऑनलाइन। पुरानी फाइलों तक पहुंच सकते हो, अखबार की कोई पुरानी फाइल ढूंढनी है, इंटरनेट पे सर्च मारो, आ जाएगी। तेज स्पीड है भाई, पहले टेली प्रिंटर होता था, 1 मिनट में 80 शब्द लिख पाता था, अब 1 सेकंड में 56 KB यानी कि 70,000 शब्द तक प्रिंट हो जाते हैं, इंटरनेट पे दिखने लगते हैं 1 सेकंड में। तो सूचना भी मिलती है, मनोरंजन भी हो रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका फायदा तो ये है, सूचनाएं आदान प्रदान आप कर पा रहे हो, रिसर्च इजी हो गई है, बैकग्राउंडर और संदर्भ सामग्री तुरंत उपलब्ध हो जाती है। आप अगर कुछ भी लिख भी रहे हो तो इंटरनेट से आपको मदद मिल जाती है। लेकिन इंटरनेट पे एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, अश्लीलता फैल रही है, दुष्प्रचार, भ्रामक जानकारी, स्कैम होना, ऑनलाइन फ्रॉड होना, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट की वजह से हो रहा है अपना। ठीक है, इंटरनेट की अगर पत्रकारिता की बात करूं तो इंटरनेट सिर्फ एक टूल के रूप में इस्तेमाल होता है रहा है, इंटरनेट पत्रकारिता नहीं। ठीक है, सिर्फ इंटरनेट का टूल के रूप में इस्तेमाल इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहलाता। पत्रकारिता का मतलब होता है जब आप इंटरनेट पर कोई खबरों को छाप रहे हो, आप इंटरनेट में कोई ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, खबरें, लेख, और डिबेट्स वगैरह, फीचर। ठीक है, तो मेन बात यह है कि समय की धड़कनों को दर्ज करना और पहुंचाना, जो हर समय हर घंटे के अपडेट्स हैं
वो वेबसाइट पे जब आप डालते हो, ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरनेट पत्रकारिता होती है। वर्तमान की बात करूं तो बड़े बड़े जो अखबार हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप सर्च मारो गूगल पे मिल जाएंगे। कई सारे पब्लिकेशन हाउस हैं, कुछ कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन खबरें पहुंचा रही हैं, और ये थोड़ा अलग माध्यम है, इसलिए यहाँ पे जो पत्रकारिता है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है नॉर्मल हट के ट्रेडिशनल से। तो इंटरनेट पत्रकारिता के अगर इतिहास की बात करूं तो दुनिया में, अगर मैं एक तो दो बातें हैं, एक तो इंडिया में कैसे कैसे आया और दुनिया में कैसे कैसे आया। दुनिया की बात करें तो सबसे पहला दौर था 1982 से 1992, दूसरा दौर था 1993 से 2001, तीसरा दौर था 2002 से अब तक। ये दुनिया भर की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले दौर में क्या हुआ, इंटरनेट पर पत्रकारिता का प्रयोगात्मक दौर था। इसमें सिर्फ वो चेक कर रहे थे कि ये क्या हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस ने सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर उपस्थिति दर्ज करानी शुरू करी, जैसे AOL, अमेरिकी ऑनलाइन जैसी कंपनियां सामने आई, जिन्होंने स्टार्टिंग में पहले प्रयोग करा कि क्या इंटरनेट पर पत्रकारिता हो भी सकती है या नहीं हो सकती। दूसरा दौर आया तो इसमें थोड़ा इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई, तकनीकी विकास हुआ, HTML ईमेल सेवा आ गई, ब्राउज़र आ गए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC.com, ये सारी चीज़ें कंपनियां एकदम से आ गई और खबरों का बुलबुला सा आ गया। और 1996 से 2002 के बीच अमेरिका में 5 लाख नौकरियां खत्म हो गई और बड़े बड़े मीडिया हाउस टिके रहे और इंटरनेट आ गया, ज़्यादातर लोग इंटरनेट की तरफ चले गए। तीसरा दौर अभी तक चल रहा है, टिकाऊ विकास का दौर है ये। इंटरनेट अभी टिकाऊ है, इंटरनेट पत्रकारिता स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है इंटरनेट पे भाई। हर कोई आज की डेट में पढ़ता है खबरें, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। भारत में 2 ही चरण है, पहला चरण था 1993 से 2002, दूसरा चरण था, यहाँ पे दूसरा दौर था 2003 से लेके वर्तमान तक। तो इंडिया में इंटरनेट पत्रकारिता कैसे आई, पहले चरण में हमने भी प्रयोग करा, ठीक है, .com बूम और उसके बाद गिरावट, ठीक है, यानी कि धीरे 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 थोड़ा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, फिर ये थोड़ा नीचे गिर गया। मीडिया उद्योग से जुड़े पुराने खिलाड़ी ही टिके रहे, जो टीवी मीडिया वगैरह है, अभी तक तो वही चल रहा था। शुरुआत में इतना इंटरनेट का क्रेज इंडिया में था नहीं, तो फेल हो गया। दूसरा दौर आया 2003 से, तो बड़े अखबार और टीवी चैनलों ने थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायोनियर, ये बड़े बड़े अखबार वाले हैं और टीवी वाले हैं, तो जैसे NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक, तो ये सारे के सारे ऑनलाइन आ गए पत्रकारिता में। कुछ साइटें जो है वो पेड भी हैं, जैसे इंडिया टुडे की पेड वेबसाइट भी है, और लगातार अपडेट मिलती हैं, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, NDTV, आज तक, जी न्यूज़, आप देखो इनकी वेबसाइट खोल के आपको सारी खबरें मिलेंगी। भारत में सच्ची वेब पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो वो rediff.com, इंडिया इंफोलाइन, और भारत की पहली गंभीर साइट रही है रेडिफ। तो रेडिफ से बहुत सी खबरें मिलती हैं। वेब पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका .com को जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बारी CBSE में पूछा गया है, ठीक है। हिंदी नेट संसार, हिंदी वेब पत्रकारिता, अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा में जो वेब पत्रकारिता है, इंटरनेट पर जो खबरें आती हैं, वो किसने शुरू की, तो वो वेब दुनिया ने शुरू करी थी, ठीक है। वेब दुनिया इंदौर के नई दुनिया समूह द्वारा, नई दुनिया करके एक न्यूज़पेपर आता है, तो उन्होंने वेब दुनिया करके अपना ये पोर्टल स्टार्ट किया था, जिसपे ये खबरें देते हैं सभी को, हिंदी का पहला पोर्टल था। और इसके अलावा आप अगर देखो, दैनिक जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, प्रभात साक्षी, ये सारे खबरें अब ऑनलाइन आपको दिख जाएंगी। और ऐसी अखबार जो सिर्फ इंटरनेट पर आती है वो है प्रभात साक्षी, ये भी क्वेश्चन आता है CBSE में। प्रभात साक्षी वो अखबार है जो केवल और केवल इंटरनेट पर ही मौजूद है, ओके। और सबसे बढ़िया समाचार जो है हिंदी का, वो है BBC हिंदी ऑनलाइन, एकमात्र साइट जो इंटरनेशनल लेवल की खबरें दिखा रहा है। तो वेब दुनिया की बात करें तो शुरुआत में आशाजनक था, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ इनका कम हो गया, अपडेट्स ज़्यादा नहीं देते, तो क्वालिटी अब इनकी कम हो गई है पहले की तुलना में। और अगर मैं आपको बताऊं, कई सारी पत्रिकाएं भी हैं, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय, ये अब ऑनलाइन आ रही हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है, मंत्रालय, विभाग और जितने भी सरकारी वेबसाइट्स हैं, बैंक वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अब ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं। डेटाबेस बनाया जा रहा है, भविष्य में ऑनलाइन पत्रकारिता को सरकार भी बढ़ावा देगी। जो सरकारी चैनल्स हैं, सरकारी ये सब चीज़ें हैं, मीडिया है, उसको भी वेब पे दिखाया जाए। कुछ चुनौतियां आती हैं, होता क्या है हिंदी में वेब पत्रकारिता अभी अपने शुरुआती दौर में है। सबसे बड़ी समस्या है फ़ॉन्ट की, हिंदी फ़ॉन्ट ऑनलाइन मिलते नहीं इजीली, और कीबोर्ड भी नहीं मिलते, कीबोर्ड इंग्लिश में होते हैं, ठीक है।
तो एकीकृत बोर्ड नहीं है, ये है एकीकृत बोर्ड, इंटीग्रेटेड बोथ। ठीक है, ये जो बोर्ड है ये मिलता नहीं है इजीली अब। और डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता, यानी कि बढ़िया बढ़िया आपको फॉन्ट नहीं मिलते, कई वेबसाइट में फॉन्ट हिंदी के खुलते नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। समाधान करने की कोशिश की जा रही है, यूनिकोड फॉन्ट, कुछ ऐसे फॉन्ट आए जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों हो कीबोर्ड पे, लेकिन अभी तक ज़्यादा इस पे कुछ हुआ नहीं है। तो ये आपका पहला चैप्टर मैंने करा दिया है, आप फीडबैक लिख देना। जय हिंद, जय भारत।